कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, किस्मत साथ दे या ना दे, पर काबिलियत जरूर साथ देगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदी इलेक्टिव के, किसके, हिंदी इलेक्टिव के जो आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, उसका आज टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दोस्तों लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब बैक टू बैक हिंदी इलेक्टिव का वीडियोस भी अपलोड किया जाएगा। आप लोग कौन कौन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी बच्चे अभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, अपने सारे दोस्तों भी जमकर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके हिंदी इलेक्टिव के बुक 2 यानी अंतराल भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर सूरदास की झोपड़ी से है। ठीक है, सूरदास की झोपड़ी से बैक टू बैक 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस है दोस्तों। इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, तो अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इस चैप्टर का। क्या पूछा गया है कि सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है? तो सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार यानी लेखक कौन है दोस्तों? आप सही पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेमचंद इज द करेक्ट आंसर। सूरदास की झोपड़ी के लेखक रचनाकार कौन है दोस्तों? प्रेमचंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? जब भी आप लेखक देखकर जाइएगा तो दोस्तों लेखक परिचय भी कर लीजिएगा, उनका जन्म कब हुआ, उनका इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या है, ये सब देखकर जाना है। ठीक है, तो यहां जो प्रेमचंद है उनका जन्म कब हुआ था ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सही पता है दोस्तों, क्लास 11 में भी आप लोग हिंदी इलेक्टिव में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? प्रेमचंद का फर्स्ट चैप्टर ही आप लोग पढ़े थे। तो ये जो प्रेमचंद है उनका जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 1880 में। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। कहां हुआ था दोस्तों? लम्ही में। कहां हुआ था? लम्ही में। याद रखिएगा, प्रेमचंद का जन्म 1880 में लम्ही में हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। 1936 में उनकी मृत्यु हुई थी और जन्म हुआ था 1880 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो याद रखिए दोस्तों, प्रेमचंद उर्दू में भी लिखते थे, प्रेमचंद हिंदी में भी लिखते थे। हिंदी में बहुत ज्यादा फेमस हो गए, लेकिन सबसे पहले अगर प्रेमचंद लिखना स्टार्ट किया था तो किसमें दोस्तों? उर्दू में लिखना स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 3 में पूछा गया है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। ऑप्शन जो 3 है दोस्तों वो करेक्ट आंसर। इसको याद करके जाइएगा कि प्रेमचंद जो है, मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम यानी ओरिजिनल नाम जो हम लोग आधार कार्ड में यूज करते हैं, तो आधार कार्ड वाला नाम क्या था यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया, आधार कार्ड। ठीक है, तो प्रेमचंद का मूल नाम, ओरिजिनल नाम क्या था दोस्तों? आप सही पता है, धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम था दोस्तों? धनपत राय श्रीवास्तव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नवाब राय तो वो उर्दू में लिखते थे तब नवाब राय के नाम से, और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से, लेकिन आधार कार्ड में उनका ओरिजिनल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। याद कर लीजिएगा। ठीक है, नवाब राय, मुंशी प्रेमचंद और धनपत राय तीनों को देखकर जाना है। धनपत राय उनका आधार कार्ड वाला नाम था यानी मूल नाम था, ओरिजिनल नाम था, और जब वो उर्दू में लिखते थे तो नवाब राय के नाम से, और जब हिंदी लिखते थे तो प्रेमचंद के नाम से। ये याद कर लीजिएगा, ये डाउट क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की सभी कहानियां, जितनी भी कहानियां हैं, किस पुस्तक में संग्रहित है? एक ही बुक में वो कलेक्शन है, जितना भी स्टोरीज है, वो बुक का नाम क्या है? तो आप सही पता है, मानसरोवर। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। ये मानसरोवर दोस्तों 8 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है दोस्तों? 8 भागों में। तो प्रेमचंद की सभी कहानियां आपको किस पुस्तक में मिल जाएगी? मानसरोवर में मिल जाएगी। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि प्रेमचंद ने सबसे पहले अपने लेखन की शुरुआत किससे की? आप सही पता है दोस्तों कि प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू से की थी। किससे की थी दोस्तों? उर्दू से, बाद में हिंदी। सबसे पहले उन्होंने लेखन क्रिया स्टार्ट की थी किससे दोस्तों? उर्दू से। और किस नाम से? नवाब राय के नाम से सबसे पहले उन्होंने उर्दू लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे ईदगाह, फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे प्रेमचंद का ईदगाह, वो भी उर्दू में लिखा था, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया गया था। ठीक है, तो आप सही पता है
जो प्रेमचंद है वो सबसे पहले लेखन की शुरुआत उर्दू से की थी, ठीक है, और उर्दू में किस नाम से? नवाब राय के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम देख कर जाना है, ठीक है, कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ जो है वो किस उपन्यास का अंश है? उपन्यास यानी नॉवल, बहुत जो होता है दोस्तों लंबा होता है नॉवल, ठीक है, बहुत होता है, तो वो जो है एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया गया सूरदास की झोपड़ी। तो किस उपन्यास से ये सूरदास की झोपड़ी लिया गया है? एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो सूरदास की जो झोपड़ी है वो किस उपन्यास का अंश है? आप सभी को पता है, वो हो जाएगा दोस्तों यहां पर रंगभूमि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम छपने वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों, याद रखिएगा कि सूरदास की झोपड़ी जो है वो किस उपन्यास से लिया गया है? तो रंगभूमि से लिया गया है, एकदम करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। ये लाइन किसने कहा? ये क्वेश्चन आता है एकदम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है, कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। क्या लाइन है दोस्तों? चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये जो कथन है दोस्तों ये किसका है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ये है दोस्तों नायक राम का। किसका है? नायक राम को। इसको एकदम करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा गया दोस्तों? कि सुभागी भैरव की मार के डर से किसकी झोपड़ी में छिप गई। ये जो स्टार है, ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये मार से शुरू होती है, ठीक है ना, साउथ इंडियन वाला पूरा मार स्टार्ट होता है, ठीक है। कैसे मार स्टार्ट होता है? पति पत्नी के बीच में, ठीक है। किनके बीच में मारपीट स्टार्ट होता है? ये गांव का कहानी है, पति और पत्नी के बीच में ये मारपीट था, ठीक है। तो सुभागी कौन है दोस्तों? वो भैरव की पत्नी है, याद रखिएगा। भैरव अपनी पत्नी सुभागी को बहुत मार रहा था, ठीक है। तो सुभागी जान बचाकर किसकी झोपड़ी में छिप जाती है? सूरदास की झोपड़ी में। किसकी झोपड़ी में घुस जाती है दोस्तों? छिप जाती है सूरदास की झोपड़ी में। बस स्टोरी में यहीं से स्टार्ट होता है कि सूरदास की झोपड़ी में ही क्यों घुसा। जरूर इन दोनों के बीच कोई चक्कर है, कोई अफवाह है, ठीक है, कोई अफेयर है। बस गांव में आप समझ सकते हैं ऐसा स्टार्ट हो गया और अपमान स्टार्ट हो गया, सूरदास पर बदनामी होना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि सुभागी भैरव की मार से डर से किसकी झोपड़ी में छुप गई थी? वो और किसी की झोपड़ी में नहीं, जो चैप्टर का नाम है आप लोगों का वही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सूरदास की झोपड़ी। याद रखिएगा किसकी झोपड़ी में छिप गए थे? सूरदास की झोपड़ी में। कौन? सुभागी। तो सुभागी और भैरव के बीच में क्या रिश्ता है? पति पत्नी का। तो भैरव सुभागी को एक दिन पूरा पीट रहा था, तो सुभागी जान बचाकर किसकी झोपड़ी में घुस गई दोस्तों? छिप गई सूरदास की झोपड़ी में। इस वजह से सूरदास भी फंस गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया कि सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपये इकट्ठा कर रहा था। आप सही को पता है दोस्तों, सूरदास एक अंधा भिखारी है, वो भीख मांगता है, ठीक है। तो भीख मांगता है, एक भिखारी है, वो भी पैसा कलेक्शन करता है, वो भी पैसा इकट्ठा करता है। और पैसा इकट्ठा करना मतलब क्या? उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो प्लान है, वो आगे चलकर कुछ तो करना चाहता है, तभी ना वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। बैंक बैलेंस क्यों आदमी बनाता है? जरूर उसका फ्यूचर में कुछ प्लान होता है। तो ये जो है सूरदास का भी, अब आप लोग बोलिए कि भिखारी का क्या प्लान होता है? इसका भी प्लान था भाई। सूरदास जो है वो पैसा क्यों इकट्ठा कर रहा था, इसके पीछे रीजन है, तीन रीजन है। पहला जो आप लोग देख सकते हैं, गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने की, ठीक है। अपने पूर्वजों मतलब अपने पितरों का पिंडदान करना था। पिंडदान मतलब दोस्तों समझ सकते हैं कि गया जाकर, कहां जाकर? गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम था सूरदास का। दूसरा इंपॉर्टेंट काम था मिठुआ का ब्याह के लिए। मिठुआ कौन है दोस्तों? सूरदास का बेटा। तो उसका बेटा का भी तो शादी देना है, तो शादी के लिए भी पैसा इकट्ठा कर रहा था, दूसरा, ठीक है। और तीसरा वो कुआं बनवाना चाहता था। तो देख सकते हैं एक भिखारी का 3 सपना था, ठीक है। इस स्टोरी में बताया गया है कि ये भी पैसा इकट्ठा कर रहा था तीन रीजन की वजह से। पहला रीजन क्या था? वो अपने पितरों का पिंडदान देना था। कहां देना था दोस्तों? गया जाकर। इसके लिए भी पैसा जरूरत है कि नहीं है? दूसरा जो है मिठुआ का ब्याह देना है, तो उसके लिए भी पैसा की जरूरत है। और तीसरा कुआं बनवाना भी इनका शौक था। तो तीनों का तीनों सही है, स्टोरी में बताया गया। यानी ऑप्शन जो 4 है इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते दोस्तों क्या पूछा गया कि सुभागी जो है वो सूरदास की झोपड़ी में क्यों छुपी। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन 11 में कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपने पति के मार से बचने के लिए। अच्छा बताइए तो
ये सुभागी जो है इसके पति का नाम क्या था, भैरव नाम था। भैरव इसको पीट रहा था पूरा, इसीलिए ना वो भागी थी। तो याद रखिएगा अपने पति के मार से बचने के लिए वो किसकी झोपड़ी में जा छिपती है, सूरदास की झोपड़ी में। इसलिए स्टोरी का नाम भी क्या रखा गया है, सूरदास की झोपड़ी। तो ऑप्शन जो 2 है, अपनी पति की मार से बचने के लिए वो जो है सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं, जगधर किसका खोचा लगाता था। खोचा मतलब ठेला, खोचा मतलब ठेला, याद रखिएगा। तो जगधर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यही भैरव को उकसाता है। क्यों उकसाता है हम बताते हैं, ठीक है। ये जो जगधर है दोस्तों, ये किसका खोचा लगाता था, तो याद रखिएगा ये मिठाई का खोचा लगाता था, मिठाई का ठेला लगाता था। और क्या बोलता था, देसी घी का छना हुआ मिठाई है, लेकिन एक्चुअली बताएं एकदम घटिया तेल का छना हुआ मिठाई था। ये जो है दोस्तों ये मक्खी मारता था और कुछ नहीं, इसका मिठाई उतना बेचाता नहीं था। और ये किससे जलता था, याद रखिएगा ये जलता था सूरदास से। एक भिखारी के भी इतना मस्त लाइफ कैसे जी लेता है, इतना पैसा इकट्ठा कैसे कर लेता है, जबकि इसका कुछ बेचाता नहीं। तो ये जलन, आप लोग जानते होंगे जलन प्रवृत्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। तो ये जलता था, याद रखिएगा किससे, सूरदास से। इसलिए सूरदास से बदला लेने के लिए उकसाता है भैरव को कौन, यही जगधर। यही जगधर, जगधर कौन है, एक खोचा लगाने वाला। ये किसका खोचा लगाता है भाई, मिठाई का। और ये मिठाई किसका बोल के बेचता है, देसी शुद्ध घी पतंजलि का। लेकिन ये जो है ये घटिया से घटिया जो रिफाइंड तेल होता है उसका वो मिठाई बेचता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी कौन है भाई। तो अंधा भिखारी और कोई नहीं दोस्तों, आप सही पता, सूरदास ही जो है वो एक अंधा भिखारी है। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। सूरदास की झोपड़ी में अंधा भिखारी कौन है, और कोई नहीं, सूरदास खुद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, सूरदास किस अंग से दिव्यांग था। दिव्यांग यानी विकलांग, ठीक है, शारीरिक रूप से किसी ना किसी प्रकार का अक्षम, सक्षम नहीं दोस्तों, अक्षम, ठीक है, याद रखिएगा। तो सूरदास जो है वो किस अंग से दिव्यांग था, आप सही पता, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं है। इसका क्या नहीं है भाई, इसका जो है आंख की रोशनी नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, आंख की रोशनी नहीं है। दैट मींस ये अंधा है, यानी दृष्टिहीन है। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है, वह दृष्टिहीन था। क्या था दोस्तों, दृष्टिहीन था। दैट मींस वह अंधा था। इसलिए सूरदास जो है इस चैप्टर में एक अंधा भिखारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने समझा दिया था कि सुभागी किसकी पत्नी थी। आप सही पता है दोस्तों, भैरव की पत्नी थी ना। स्टोरी में स्टार्टिंग होता है ना भैरव और सुभागी के बीच में WWF यानी मारपीट, ठीक है। तो सुभागी किसकी पत्नी थी दोस्तों, भैरव की। किसकी, भैरव की। अब देखिए ना, सुभागी यानी सुर करके भाग जा रही है। किसके घर भाग जा रही है भाई, किसके झोपड़ी में, सूरदास की झोपड़ी में। नाम में देखिए भागी लगा हुआ है ना, नाम में क्या लगा हुआ है, भागी, सुभागी। मतलब सूरदास की झोपड़ी में भागी। किसकी झोपड़ी में भागी, सु से सूरदास। अब भागी किसकी झोपड़ी में भागी, सूरदास की झोपड़ी में भागी। कौन भागी, सुभागी भागी। और सुभागी किसकी पत्नी है दोस्तों, भैरव की। बस यहीं से तो टेंशन स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी। आप सभी पता है, जब भी WWF होता है, जब भी कुछ हिंसा होता है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी आके उकसाता है। जब दो परम मित्र जो है वो बहुत दिन से उनके बीच में जो दोस्ती है वो बहुत मजबूत होती है, तीसरा पार्टी जब आता है ना, दोनों दोस्त में नोक झोंक हो जाता है, तब बोलते हैं तुम में दम में नहीं है, मार 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 मार, तो मार 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 के जैसे ही मार स्टार्ट करवा देता तीसरा पार्टी, तो दोनों दोस्तों जो जिगरी यार था, दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है ना। तो याद रखिएगा, थर्ड पार्टी का जब भी सुनिएगा तो नुकसान तो झेलना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो तीसरा पार्टी है, याद रखिएगा, दुश्मनी किसके किसके बीच में हुई है अभी, वो अभी हाल फिलहाल हुई है भैरव और सूरदास के बीच में। क्यों हुई है, क्योंकि सूरदास जो है वो सुभागी को पिटने नहीं देता है। आप सभी को पता है कि भैरव जो है अपनी पत्नी सुभागी को एक दिन पीट रहा था, तो वो सुभागी जो है वो सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। पीछे पीछे भैरव भी उसको पीटने के लिए सूरदास की झोपड़ी में चला जाता है, लेकिन सूरदास के हस्तक्षेप के कारण वो भैरव जो है अपनी पत्नी जो है सुभागी को वो मार नहीं पाता है। बस यहीं पर मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। सूरदास और उनकी पत्नी, भैरव की पत्नी सुभागी के बीच में चर्चा होने लगता है, ठीक है, अवैध संबंध का चर्चा होने लगता है। बस इसी चीज में जो भैरव है वो टेंशन में आता है, बर्बाद करने लगता है। किसको, जब तक मैं सूरदास को बर्बाद ना कर दूंगा चैन से नहीं बैठाऊंगा, वो प्रण कर लेता है। लेकिन इसमें जो है
आग में घी डालने का काम कौन कर देता है? वो और नहीं दोस्तों, आप सही पता है, जगधर कर देता है। ये जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगधर। ये जो भैरव को उकसाने जो है, सूरदास के खिलाफ उकसाने में अगर किसी का अहम रोल है तो वो जगधर का है। किसका है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई? उकसाया किसने? जगधर ने। और एक्चुअली में जला किसने डाला दोस्तों? आप सही पता है, भैरव ने। ऑप्शन जो 4 है दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई थी? भैरव ने जलाई थी। और जलाई नहीं थी दोस्तों, झोपड़ी में जो उनका पोटली रखा हुआ था, पैसों से भरी पोटली, उसको भी चुरा लिया था। कौन? भैरव। याद रखिएगा, वो जो पोटली है, उस पोटली में पैसा इकट्ठा कर रहा था बेचारा, बहुत सारा सपना था, वो पोटली लेकर चला जाता, उस झोपड़ी तो गया ही, सारा सपना भी सूरदास का चूर चूर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई थी? भैरव ने जलाई थी। किसने जलाई थी? भैरव ने जलाई थी। ठीक है, क्योंकि भैरव, याद रखिएगा, वो प्रण कर लिया था कि जब तक मैं सूरदास को बर्बाद ना कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। उसी दिन से उसने नजर रखने लगा था और एक रात उसे मौका मिल गया, वो जाकर सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है और पैसे से भरी पोटली को चुराकर भाग जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में क्यों आग लगाई? भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में क्यों आग लगाई? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो रीजन, कारण होना चाहिए। क्यों आग लगाएगा कोई किसी का झोपड़ी में? तो कुछ रीजन होता है, कुछ दुश्मनी होता है। तो क्या था दोस्तों, एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला जो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, जगधर द्वारा उकसाने और भड़काने के कारण। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, कोई अगर उसको समझाता तो वो नहीं करता ना, उल्टा क्या किया? उसको उकसाया। उल्टा उसको क्या किया? उकसाया। तो कौन उकसाया भाई? जगधर ने उकसाया। किसको? भैरव को। याद रखिएगा, जगधर ने भैरव को उकसाया। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। दूसरा जो है, सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में। ठीक है, तो आप सही बता, सुभागी कौन है? उसका पत्नी। वो जाके सूरदास की झोपड़ी में छिप जाता है, तो दोनों के बीच में जो स्टार्ट हो गया था दोस्तों, याद रखिएगा, पूरा गांव वाला, मोहल्ला वाला हल्ला कर दिया था कि जरूर इसकी पत्नी और सूरदास के बीच में कोई चक्कर है। तो इस अवैध संबंध के शक में भी वो झोपड़ी जलाया है। और तीसरा जो देख सकते हैं, सुभागी को मारने से रोकने के कारण। आप सही पता है, जैसे ही सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है तो पीछे पीछे भैरव भी मारने को आ गया था, लेकिन सूरदास के हस्तक्षेप के कारण भैरव अपनी पत्नी सुभागी को मार नहीं पाता। ये तो और इंपॉर्टेंट कारण है। यानी तीनों का तीनों रीजन जो है वो करेक्ट है। और जब तीनों रीजन आपको सही लगे तो आप सही पता है, फेवरेट ऑप्शन इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस जो होता है वो करेक्ट होता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया कि सूरदास के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था? सन्नाटा छा जाने का क्या कारण हो सकता है? आप सही पता है, सूरदास की मृत्यु नहीं, मारपीट नहीं, झोपड़ी का जलना इज द करेक्ट आंसर। सूरदास की झोपड़ी में आग लग गई, जलने लग गई, तो आसपास सन्नाटा छा गया था। क्या छा गया था दोस्तों? सन्नाटा छा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन जो 3 है, झोपड़ी का जलना इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं कि सूरदास ने अपनी पोटली में कितने रुपए जमा किए थे? उस टाइम का कहानी दोस्तों आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सूरदास ने अपनी पोटली में कितने रुपए जमा किए थे? 500 प्लस। कितना दोस्तों? याद रखिएगा, 500 से अधिक। यानी ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। 500 प्लस इकट्ठा किए थे। और आप सही पता है, एक भिखारी होकर पैसा क्यों इकट्ठा कर रहा था? 3 सपना था। पहला सपना आप सही पता है दोस्तों क्या था? अपने पितरों को पिंडा देना। दूसरा, मिठुआ का ब्याह देना, यानी मिठुआ का सगाई करना। ठीक है, और तीसरा था कुआं बनवाना। ये सारे रीजन के कारण वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया कि सूरदास ने अपनी पोटली में कितने रुपए जमा किए थे? ये तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि सूरदास को किस बात का दुख था? तो आप सही पता है दोस्तों, सूरदास को झोपड़ी जलने का बिंदु मात्र दुख नहीं था। उसे तो उस पोटली का दुख था दोस्तों, जो उसने यातनाएं सहकर एकत्रित किया हुआ धन था। वो धन जो दोस्तों वो अपने पितरों को पिंडा देने के लिए, मिठुआ का ब्याह देने के लिए, कुआं बनवाने के लिए रखा था, वो जो पोटली है उसका जो है वो चुरा लिया गया था। वही दुख था, सबसे मेन रीजन। याद रखिएगा, तो सूरदास की पोटली खो जाने का सबसे बड़ा दुख का कारण था। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सूरदास का झोपड़ी जल जाने का, बर्तन जल जाने का एकदम दुख नहीं था, उसे तो उस पोटली का दुख था दोस्तों, जो बेचारा आशा और
इतना कष्ट करके एकत्रित किया हुआ धन था, भीख मांग मांग कर वो इकट्ठा किया था, वो चुरा लिया गया, उसमें उसका सारा सपना जो है वो चूर चूर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में कि झोपड़ी में लगी आग फूस की राख ना थी बल्कि सूरदास की डैश की राख थी। तो सूरदास की अभिलाषाओं की, सूरदास की इच्छाओं की राख थी। ठीक है, आप सही पता है, सूरदास की जो झोपड़ी है दोस्तों वो फूस की राख ना थी बल्कि सूरदास की मन की जितनी भी अभिलाषाएं थी, मन की जितनी भी इच्छाएं थी वो भी जलकर राख हो गई। आप सही पता है, झोपड़ी जल जाने के बाद उसका पोटली जो है दोस्तों, पैसा से भरा पोटली, वो भैरव लेकर भाग जाता है। वो पैसा भाग जाता है ना तो उसका सारा इच्छा भी खत्म हो जाता है। किसका? सूरदास का। आप सही पता है, वो पैसा क्यों इकट्ठा कर रहा था? तीन रीजन बताए थे। क्या? मिठुआ का ब्याह देना, पितरों का पिंडा देना, कुआं बनवाना था ना, तो वो सारा का सारा जो अभिलाषा था, अभिलाषा मतलब इच्छा था, वो भी क्या हो गया? राख हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। सूरदास की जो झोपड़ी में लगी आग वो फूस की राख ना थी बल्कि सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी, सूरदास की इच्छाओं की राख थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या पूछा गया? मिठुआ कौन था? मिठुआ कौन था दोस्तों? आप सही पता, सूरदास का बेटा था। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। मिठुआ कौन था? सूरदास का बेटा था। इसका ना बिहार देने के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं कि रोते हुए मिठुआ को घिसू ने क्या कहकर चिढ़ाता है। तो रोते हुए मिठुआ, मिठुआ क्यों रो रहा भाई? खेल में हार गया है, खेल में हार गया तो वो क्या करता है? रोता है। तो उसको कौन चिढ़ाता है? घिसू चिढ़ाता है। ठीक है, घिसू उसका दोस्त है। तो घिसू जो है वो मिठुआ को क्या कहकर चिढ़ाता है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, तुम खेल में रोते हो। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। तुम खेल में रोते हो, यानी खेल में तो भाई हार और जीत लगा रहता है। एक पार्टी हारती है तो दूसरी पार्टी क्या होती है? जीतती है। लेकिन ये क्या कंटिन्यू चलती है? नहीं, आज जो हारा है वो कल जीतेगा और जो कल जीता है वो परसों हारेगा। हार और जीत हमेशा लगा रहता है। एक पार्टी हारेगा तो दूसरा पार्टी जीतेगा, हाँ या ना? एक सिक्का को उछालेंगे, या तो हेड गिरेगी या तो टेल। क्या हर बार अगर सिक्का उछालेंगे तो कभी टेल कभी हेड होते रहता है। ठीक है, इसको लेकर रोना नहीं चाहिए। तो बस ये जो लाइन है घिसू का, ये किसके दिमाग में आ जाता है दोस्तों? आप सही पता है, ये जो लाइन है ये सीधा जो है सूरदास के मन में छप जाता है। सूरदास अपने जीवन को खेल की तरह सोचने लगता है कि ये जो खेल है दोस्तों, ये जो जीवन है वो खेल है, ये हार और जीत लगा रहता है। बस उसके अंदर में क्या होता है? मोटिवेशन का काम कर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रोते हुए मिठुआ जो है उसको घिसू क्या कहकर चिढ़ाता है? तुम खेल में रोते हो। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है कि तुम खेल में रोते हो, यह किसका कथन है? ये तुम खेल में रोते हो, ये लाइन किसने कही है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आप सही पता है, मैंने जस्ट बताया घिसू ने। किसको? आप सही पता है, मिठुआ को। ठीक है, लेकिन ये लाइन का सबसे बड़ा अगर इंपैक्ट, सबसे बड़ा अगर प्रभाव पड़ा तो किस पर पड़ा? आप सही पता है, सूरदास पे पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है कि रोना छोड़कर सूरदास उठ खड़ा हुआ। सूरदास जो है वो भी रो रहा था क्योंकि उसका सारा झोपड़ी जल गया, उसका पैसा से भरा पोटली चुरा लिया गया। ठीक है, इसलिए वो भी दुख में था, हताशा में था, निराशा में था। तो रोना छोड़कर सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में या गर्व में दोनों हाथों से क्या उड़ाने लगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राख की ढेर। यहां पर ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो जो फूस की झोपड़ी थी दोस्तों वो जलकर राख हो गई थी। क्या हो गई थी? राख हो गई थी। उसी में वो बैठकर क्या खोज रहा था? पोटली। लेकिन वो पोटली नहीं मिल रहा था। वो दुखी था, निराशा था, हताशा से भरा हुआ था। लेकिन घिसू का एक लाइन जो है उसके अंदर क्या कर दिया दोस्तों? मोटिवेशन ला दिया। वो एकदम उठ जाता है। ठीक है, चार्ज होकर, और वो क्या करता है दोस्तों? जीने का उसको मंत्र मिल जाता है और दोनों हाथों से जो राख है दोस्तों वो आटा की भांति उसको उड़ाने लगता है। तो सब क्या सोच रहा है? झोपड़ी तो गया, पैसा तो गया, पगला गया है। लेकिन ये पगलाया नहीं है, इसके अंदर में एनर्जी आ गया, जीने की चाह आ गया। ठीक है, और कोई मेरा झोपड़ी 100 लाख बार क्यों ना जला दे, मैं 100 लाख बार बनाऊंगा। ठीक है, जिंदगी में खेल और जो है वो जिंदगी एक खेल है, इसमें हार और जीत लगी रहती है। आज मैं हारा हूं तो कल मैं जीतूंगा, कल मैं फिर से झोपड़ी बनाऊंगा। बस ये चीज उसके अंदर में आ जाता है और वो जो है राख की ढेर से उठकर वो दोनों हाथों से राख की ढेर को आटा की भांति पकड़कर ऊपर फेंकने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये राख की ढेर जो है ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मिठुआ ने जब पूछा कि कोई झोपड़ी को 100 लाख बार जला दे तो सूरदास ने इसका क्या उत्तर दिया? ठीक है,
इसके अंदर में इतना एनर्जी आ गया दोस्तों, जीने का मंत्र इसको मिल गया कि खेल में रोना नहीं चाहिए। आज हारे हैं तो भाई कल जरूर जीतेंगे, बस ये उसके अंदर में आ जाता है, ये ऊर्जा उसके अंदर में आ जाता है। तो जब मिठुआ उससे पूछता है कि अगर कोई झोपड़ी को चलिए आज जला दिए आप कल बना लेंगे, ठीक है, चलिए परसों जला दिया फिर आप बना लेंगे, लेकिन कोई अगर आपकी झोपड़ी को 100 लाख बार अगर जला दे तो आप क्या कीजिएगा? तो सूरदास क्या बोलता है? तो मैं 100 लाख बार बनाऊंगा। कितना बार बनाऊंगा? तो मैं 100 लाख बार बनाऊंगा। यानी ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, यानी थकने हारने और बैठने वाला मैं इंसान में मैं और नहीं हूं। कोई मेरी झोपड़ी को 100 लाख बार क्यों ना बना दे, मैं 100 लाख बार बनाऊंगा, ठीक है। लोगों की विनाशकारी शक्ति से ज्यादा मेरा निर्माणकारी शक्ति है, मैं बार बार निर्माण करूंगा। जो मेरा झोपड़ी को 100 लाख बार जलाएगा, मैं फिर भी थकने हारने निराशा में हताशा में डूबने वाला इंसान नहीं हूं। अब मैं 100 लाख बार बनाऊंगा। लोग विनाश करते करते थक जाएंगे, लेकिन मैं जो है वो निर्माण करते करते कभी भी नहीं थकूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देख सकते हैं, सूरदास जीवन को किसके समान मानता है? तो आप सही पता है, सूरदास जो है वो किसके समान मानने लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खेल के मैदान के समान। किसके मैदान के समान? खेल के मैदान के समान, खेल के समान वो अपने स्टोरी अपने लाइफ को वो देखने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग देख सकते हैं कि सूरदास से संबंधित कौन सा जो कथन है वो सही है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। सूरदास ने प्रतिशोध लेने का प्रण लिया? नहीं, वो प्रतिशोध लेने की भावना से नहीं था, वो तो भैरव था जो सूरदास से प्रतिशोध लेना चाहता था। लेकिन सूरदास जो है वो किसी से भी बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना लेने वाला इंसान नहीं था। ऑप्शन जो 2 आप लोग देख सकते क्या है, सूरदास में अदम्य जिजीविषा और संघर्ष का भाव था। एकदम इसका करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। वो संघर्ष करना चाहता था। कोई उसकी झोपड़ी को 100 लाख बार क्यों ना जला दे, वो 100 लाख बार बनाएगा, वो संघर्ष करेगा। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? तो वो क्या बोलता है? मैं पुनः झोपड़ी बनाऊंगा, मैं पुनः झोपड़ी बनाऊंगा, लाइफ को फिर से स्टार्ट करूंगा, मैं थकने हारने और मिटने वाले इंसान में से नहीं हूं। ये था दोस्तों आज जो है सूरदास की झोपड़ी के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों भी शेयर कीजिए, जमकर शेयर कीजिए। और कौन कौन हिंदी इलेक्टिव के सब्जेक्टिव भी चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन कौन मेरे साथ हिंदी इलेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जितना ज्यादा इस वीडियो में लाइक मिलेगा, अगर 500 प्लस लाइक देखने को मिला तो मैं जल्द से जल्द हिंदी इलेक्टिव का सारा सिलेबस आप लोगों के बीच कंप्लीट कराने वाला हूं। ये मेरा चैलेंज है दोस्तों, ठीक है। तो जमकर अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।